नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। बैंक का प्रमोशन का टाइम आ गया है, तो हम सिर्फ बुलेट पॉइंट्स के थ्रू चलेंगे। सबसे पहला जो हम चैप्टर उठाएंगे जनरल बैंकिंग हम स्टार्ट करेंगे। इसमें सिर्फ हम बुलेट पॉइंट्स के थ्रू चलेंगे। जैसे कि बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 इन्फोर्स हुआ था 16 मार्च 1949 को। ये रेगुलेट करता है ऑल बैंकिंग फर्म्स इन इंडिया। 1965 तक इसमें नहीं था कोऑपरेटिव बैंक, लेकिन 1965 से इसमें कोऑपरेटिव बैंक्स को इंक्लूड कर लिया गया है। जो आज की डेट में है प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी, कोऑपरेटिव लैंड मॉर्गेज बैंक्स, नॉन एग्रीकल्चर प्राइमरी सोसाइटीज़ पे ये एक्ट लागू नहीं होता है। दिस एक्ट गिव्स राइट्स टू आरबीआई टू गिव लाइसेंस टू बैंक्स एंड रेगुलेट ऑपरेशंस ऑफ बैंक्स। ये जो एक्ट है ये आरबीआई को राइट प्रोवाइड करता है कि बैंकिंग फर्म्स को लाइसेंस प्रोवाइड करना और उनके ऑपरेशंस को रेगुलेट करना। अब हम दोस्त कुछ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट्स के कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस को देखेंगे जहाँ से सवाल आ सकते हैं। जैसे कि सेक्शन 5B ये डिफाइन करता है बैंकिंग क्या है, व्हाट इज़ बैंकिंग। बैंकिंग पब्लिक से पैसा लेना और उनको लोन देना, बैंकिंग यही है। सेक्शन 6 ये डिफाइन करता है कि बैंकिंग कंपनी बैंकिंग के अलावा और कौन से बिजनेसेस में इंगेज हो सकती है, जैसे इंश्योरेंस बिजनेस हो गया, इस टाइप के बिजनेस में ये सेक्शन C डिफाइन करता है। सेक्शन 19 ये डिफाइन करता है कि बैंकिंग कंपनी किसी भी कंपनी में शेयर होल्ड नहीं कर सकती है। सेक्शन 20 ये डिफाइन करता है कि बैंक अपने ही शेयर को ऐसे सिक्योरिटी रख के लोन नहीं दे सकता है। सेक्शन 22 एम्पावर करता है आरबीआई को कि लाइसेंस देने को किसी भी ओपनिंग ऑफ बैंक ओपन करने के लिए। सेक्शन 23 ये एम्पावर करता है बैंक आरबीआई को टू गिव लाइसेंस टू फॉर ओपनिंग ऑफ ब्रांचेज ऑफ बैंक। अब इसमें देखेंगे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इस्टेब्लिशमेंट हुआ था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का 1 अप्रैल 1935 को अंडर आरबीआई एक्ट 1934 ऑन रिकमेंडेशन ऑफ हिल्टन यंग कमीशन, जिसको कि रॉयल कमीशन ऑफ इंडिया इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस कहा जाता था। ठीक है, नेशनलाइज किया गया 1 जनवरी 1949 को। जो मैनेजमेंट है उसका 1 गवर्नर एंड 4 डिप्टी गवर्नर्स होते हैं। जो फर्स्ट गवर्नर थे हम आरबीआई के, वो थे मिस्टर ओ स्मिथ। फर्स्ट इंडियन गवर्नर थे डॉक्टर सी देशमुख एंड जो अभी प्रेजेंट गवर्नर हैं वो है मिस्टर शक्तिकांत दास। फ्रेंड्स, अब देखेंगे हम फंक्शंस ऑफ आरबीआई। फंक्शंस ऑफ आरबीआई है इशुएंस ऑफ करेंसी को इशू करना। 2 रुपये से नोट से लेके जो अभी तक हाई डिनोमिनेशन है 2000 जो आज की डेट में, इसके नोट्स की इशू करना आरबीआई का काम है। जो 1 रुपये का जो सिक्का है कॉइन्स, वो इशू करना है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का काम। जो आरबीआई है वो बैंकर्स टू गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट के लिए बैंक का काम करती है। बैंक के लिए बैंक्स का है कि बैंक्स को भी कुछ पैसा अगर जमा करना हो, डिपॉजिट रखना हो और बैंक को भी कोई लोन लेना हो तो आरबीआई से लेगा। आरबीआई क्रेडिट कंट्रोल भी करती है, ठीक है, थ्रू अपने मॉनेटरी पॉलिसीज, और मेंटेन एंड रेगुलेट्स फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन्स अंडर फेमा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के थ्रू ये मेंटेन एंड रेगुलेट करती है फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन्स को। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे देखेंगे बैंक और कस्टमर का रिलेशनशिप क्या है। जैसे कि एट द टाइम ऑफ, अब हम इसको चार्ट के माध्यम से देखेंगे। दोस्तों, हम ये बस कोशिश कर रहे हैं कि हम बुलेट पॉइंट्स के थ्रू चल रहे हैं, जो इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स है जहाँ से सवाल बन सकता है एग्जाम में। तो हम देखेंगे बैंक कस्टमर रिलेशनशिप। एट द टाइम ऑफ डिपॉजिट, जब कस्टमर बैंक में कोई भी पैसा जमा कराने आता है, उस केस में बैंक उस टाइम हो जाएगा डेटर, कस्टमर क्रेडिटर। जब हम लोन देते हैं, जब बैंक कोई कस्टमर को लोन दे रहा है, तो एट दैट टाइम बैंक जो होगा क्रेडिटर होगा, कस्टमर जो होगा डेटर बन जाएगा। जब कलेक्शन ऑफ चेक, एट द टाइम ऑफ कलेक्शन ऑफ चेक, बैंक जो एज ए एजेंट बनेगा और जो कस्टमर होगा वो हमारा का प्रिंसिपल होगा। लॉकर्स के केस में दोस्तों बैंक लेसर होगा, कस्टमर लेसी होगा। सेफ कस्टडी में अगर कोई सामान रखा है बैंक में तो बैंक बेली होगा, कस्टमर बेलर होगा। स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस के टाइम में बैंक एजेंट होगा और कस्टमर प्रिंसिपल होगा। यहाँ से एक सवाल आ सकता है दोस्तों, जो ये चार्ट के माध्यम से है बैंक कस्टमर रिलेशनशिप, वहाँ से एक सवाल आ सकता है। एट द टाइम ऑफ परचेज ऑफ डीडी, बैंक डेटर होगा, कस्टमर क्रेडिटर होगा। जब डीडी पे के टाइम में बैंक ट्रस्टी होगा, कस्टमर बेनिफिशियरी होगा। अगर कोई भी सामान बैंक में नेग्लिजिबल भी छूट गया है कस्टमर से, उस केस में बैंक ट्रस्टी होगा, कस्टमर बेनिफिशियरी होगा। अगर अमाउंट बिना किसी अकाउंट नंबर के लिखे हुए डिपॉजिट हो गया है तो भी कस्टमर बेनिफिशियरी होगा, बैंक हमारा ट्रस्टी होगा। अमाउंट अगर किसी स्पेसिफिक फंक्शन के लिए जमा किया गया है बैंक में, इन दैट केस भी बैंक ट्रस्टी होगा और कस्टमर हमारा बेनिफिशियरी होगा।
दोस्तों अब अगले टॉपिक पे हम देखेंगे ड्यूटीज़ ऑफ बैंक। बैंक की ड्यूटीज़ क्या है? हैंडलिंग अकाउंट्स विड्रॉल्स, ड्यूटी टू ऑनर चेक इफ़ द चेक इज़ इन ऑर्डर। अगर बैंक में अकाउंट में सफिशिएंट बैलेंस है, प्रॉपरली फिल्ड है, कोई गार्निशी अटैचमेंट ऑर्डर नहीं है, तो वो बैंक की ड्यूटी है कि ऑनर करे उस चेक को। ये जो ड्यूटी आती है वो आती है अंडर नेगोशिएबल एक्ट, उसके सेक्शन 31 में। ठीक है। अब आता है प्रोवाइडिंग अकाउंट स्टेटमेंट, कस्टमर का अकाउंट स्टेटमेंट प्रोवाइड करना। दूसरा, अब चौथा जो है वो है मेंटेन कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ कस्टमर्स अकाउंट। जो कस्टमर के अकाउंट है उसका सिक्रेसी कस्टमर का मेंटेन करना। अब ये जो सिक्रेसी मेंटेन करना है ये इवन क्लोजर ऑफ अकाउंट के बाद भी हमें रखना है। ये नहीं कि अकाउंट बंद हो गया तो हम उसका इंफॉर्मेशन किसी को भी दे सकते हैं, बट इन दिस केस हम दे सकते हैं किसी जो अकाउंट का स्टेटमेंट है, कस्टमर के अकाउंट की जानकारी वो हम दे सकते हैं अगर हमसे कोर्ट मांगेगा, लॉ कह रहा है, पुलिस मांग रहा है, अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से अगर कोई है जानकारी चाहिए उनको, आरबीआई को, क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज को कस्टमर का कंसेंट है तब, अगर बैंक की इंफॉर्मेशन अगर एक दूसरे को दूसरे बैंक को देना है तब भी, और बैंक का जहाँ इंटरेस्ट सेव हो रहा है, प्रोटेक्ट हो रहा है, उस केस में हम ये जो सिक्रेसी वाला क्लॉज है उसको हटा सकते हैं। मतलब कस्टमर की जो अकाउंट की स्टेटमेंट है या अकाउंट का इन्फॉर्मेशन है वो हम दे सकते हैं इन लोगों को। अब हमने ड्यूटीज़ देख ली, अब हम देखेंगे बैंक के राइट्स क्या हैं। राइट्स जो हैं बैंक में दो राइट्स हैं, एक लियन और राइट टू सेट ऑफ। दो बैंक्स के राइट हैं। जो लियन जो है इट इज़ द राइट ऑफ अ क्रेडिटर, मतलब बैंक, टू रिटेन पोजिशन ऑफ गुड्स एंड सिक्योरिटीज ऑफ द डेटर टिल द क्रेडिटर ड्यूज आर पेड। मतलब इसका मतलब हो गया कि जो भी सामान बैंक, अगर कोई कस्टमर हमसे, जो डेटर हमसे लोन ले रहा है, वो अगर कोई भी सामान परचेज कर रहा है उस लोन के अगेंस्ट में, उस लोन के पैसे से, तो वो जो गुड्स एंड सिक्योरिटीज़ है उस पर बैंक का राइट होता है जब तक कि ड्यूज ना क्लियर हो जाए। ठीक है, इसको कहते हैं लियन। अब लियन भी दो तरह के हैं, बैंकर्स लियन और एक है नेगेटिव लियन। बैंकर्स लियन क्या है? इट इज इम्प्लाइड प्लेज, एक तरह का प्लेज है। इन दिस केस द पोजीशन ऑफ गुड्स एंड सिक्योरिटीज आर रिटेन एज वेल एज कैन बी सोल्ड, रिटेन्ड एज वेल एज गुड्स एंड सिक्योरिटीज कैन बी सोल्ड विथ प्रायर नोटिस टू कस्टमर। कस्टमर को नोटिस देने के बाद पोजीशन भी बैंक का होगा और उन सिक्योरिटीज और गुड्स को बैंक बेच सकता है अगर कस्टमर को नोटिस देने के बाद। बट कुछ केस हैं जहाँ पे बैंक्स लियन नहीं लगा सकता, इसको एक्साइज नहीं कर सकता बैंकर्स लियन को। वो है गुड्स अगर लॉकर में पड़ा है, सेफ कस्टडी में कोई गुड्स पड़ा है, गुड्स डिपॉजिटेड फॉर स्पेसिफिक पर्पस, और गुड्स जो नेग्लिजिबली छूट गया है बैंक्स में, उन केस में बैंकर्स लियन नहीं लगेगा। जो नेगेटिव लियन है इन दिस केस में क्या है, इसमें क्या है कि जो है कि गुड्स कस्टमर के पास है उसके ऊपर ना वो भेज सकता है, किसी को भेज सकता है, ना उसके ऊपर कोई चार्ज क्रिएट करा सकता है जब तक कि बैंक का जो ड्यूज है वो पेड ना हो जाए। ठीक है। और जो दूसरा जो राइट है बैंक का वो सेट ऑफ, दिस इज नॉट किसी डिफाइन नहीं किया गया है किसी एक्ट में, ये इम्प्लाइड कॉन्टैक्ट है। जो सेट ऑफ में होता है कि कोई भी दो अकाउंट को हम अटैच कर देते हैं, कंबाइनिंग टू अकाउंट्स फॉर सेम कस्टमर। मान लो एक लोन है, एक लोन का अकाउंट है और एक सेविंग का अकाउंट है, तो हम दोनों को अटैच कर सकते हैं, वो सेट ऑफ है। अब जो कंडीशन है सेट ऑफ का है वो है द अकाउंट मस्ट बी इन द सेम नेम ऑफ द कस्टमर एंड द सेम कैपेसिटी, द राइट इज इन द रिस्पेक्ट ऑफ डेट ड्यूज ओनली। अगर ड्यूज है तो ही हम राइट टू सेट ऑफ लगा सकते हैं, फ्यूचर ड्यूज के लिए राइट टू सेट ऑफ का यूज नहीं कर सकते। अब जैसे है कि अब हम राइट टू सेट ऑफ के कुछ कंडीशंस देखेंगे कि जहाँ पे एप्लीकेबल होता है कि नहीं होता। मान लेते हैं कि लोन ए के नाम पे है और डिपॉजिट है ए के नाम पे, तो जो सेट ऑफ है वो एप्लीकेबल होगा। अगर मान लेते हैं कि लोन ए के नाम पे है और डिपॉजिट ए एंड बी प्रोप्राइटरशिप फर्म में है तो राइट टू सेट ऑफ एप्लीकेबल होगा। तीसरा कंडीशन है कि लोन इन द नेम ऑफ ए एंड डिपॉजिट इन द नेम ऑफ ए एंड बी सन्स पार्टनरशिप फर्म में है। अगर ए एंड बी सन्स के नाम पे डिपॉजिट है और लोन ए के नाम पे है तो राइट टू सेट ऑफ नहीं एप्लीकेबल होगा। जो चौथा कंडीशन है वो कंडीशन है कि लोन इन द नेम ऑफ ए एंड बी, लोन जो है ए और बी के नाम पे है
और जो डिपॉजिट है वो ए के नाम पे है तो भी राइट टू सेट ऑफ एप्लीकेबल होगा। अगर लोन ए और बी के नाम पे और डिपॉजिट सिर्फ बी के नाम पे है तो भी राइट टू सेट ऑफ एप्लीकेबल होगा। लोन ए और बी के नाम पे है और डिपॉजिट भी ए और बी के नाम पे है तो राइट ऑफ सेट ऑफ एप्लीकेबल होगा। अगर लोन ए बी एंड सन्स पार्टनरशिप फॉर्म में है और डिपॉजिट भी ए बी एंड सन्स पार्टनरशिप का है तो राइट ऑफ सेट ऑफ एप्लीकेबल होगा। लोन इन द नेम ऑफ ए बी एंड सन्स पार्टनरशिप फॉर्म में है और डिपॉजिट ए के नाम पे है तो भी राइट टू सेट ऑफ एप्लीकेबल होगा। और है लोन इन द नेम ऑफ ए बी एंड सन्स पार्टनरशिप में है और डिपॉजिट बी के नाम पे है तो भी राइट टू सेट ऑफ एप्लीकेबल होगा। तीसरा जो बैंक का राइट है वो है अप्रोप्रिएशन का। दिस रूल इज एप्लीकेबल इन केस ऑफ सीसी एंड ओडी अकाउंट्स, एप्लीकेबल इन केस ऑफ डेथ ऑफ कस्टमर, इंसॉल्वेंसी एंड इंसैनिटी ऑफ द पार्टनर्स, जॉइंट अकाउंट होल्डर्स एंड गारंटर्स। इसको क्लाइटन्स रूल भी के तहत भी जान सकते हैं हम। इस केस में क्या है, जो एप्रोप्रिएशन है इसमें क्या है कि जो अर्लियर डेट है वो पहले डिस्चार्ज होगा। ठीक है, इसमें यही है, ये तीन जो हैं वो राइट ऑफ बैंक्स के हैं। इसमें से एक सवाल आ सकता है सेट ऑफ से, जो मैंने बताया अभी जो कंडीशंस, उससे एक सवाल आ सकता है कि कहाँ पे सेट ऑफ एप्लीकेबल होगा, कहाँ पे नहीं होगा।